हेलो फ्रेंड्स। तो सुमुहूर्त, सौभाग्य, ऑस्पिशियस टाइम मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजी। सुमुहूर्त, सौभाग्य, ऑस्पिशियस टाइम मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजी। दिस इज कॉल्ड एटीएम एस्ट्रोलॉजी, ऑस्पिशियस टाइम मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजी। तो इस पद्धति का अनुसरण करने के पहले, इस पद्धति का अनुसरण करने से पहले एक बात आप सभी के मन में फिक्स करनी चाहिए, और वो बात यह है कि जो घटना आप जैसे समझते हैं वैसे तो घटना घटित होती ही नहीं है। वैसे तो घटना घटित होती ही नहीं है। अगर हमने कहा कि 2040 में भारत महासत्ता बनेगा, और उसके बारे में हम जो भी कहेंगे वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होगी।
हम कहते हैं या कुछ लोगों को कहते सुनते हैं, कहते सुनते हैं कि आने वाले 20 साल में भारत जगत का सत्ता केंद्र बनेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि भारत पूरे जगत में एक ऐसी स्थिति के ऊपर हो कि जगत के सारे देश हमसे कोई भी कार्य करने के लिए हमसे सलाह मशवरा कर दे। लेकिन क्या ये सच होगा क्या? प्रचलित पद्धति में जो आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था और धर्म के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण विचार, अतिशयोक्तिपूर्ण विचार, इसमें अटका हुआ भारत एक कब इससे बाहर आएगा? पिछले 20 साल में हमने देखा कि 2004 यानी कि 2000 के बाद क्या माहौल चालू हो गया, ये आप सभी को पता है। असल में वो 1990 से हमारा देश जो अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा कुछ बंधन डालकर उनके बंधनों को मान्यता देकर हमने लाखों करोड़ों रुपयों का कर्जा उनसे उठाया है। और जब हम कर्जा उठाते हैं तो ये कर्जा भारत के पिछड़ी अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के लिए, जो हमारे भारत के अर्थव्यवस्था का जो अंतिम केंद्र बिंदु, जो हमारा किसान है, हमारे औद्योगिक प्रगति का जो अंतिम घटक, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उनको बहुत अच्छी तरह से सेवा सुविधा प्राप्त करने हेतु और जो कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, सैनिटेशन हो और ऐसे बहुत सारे कारण विकास योजना के लिए हमने
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जागतिक बैंक से कर्जे उठाए हैं। उसके बाद हम ऐसे ही 1990 से, यानी कि 1990 में जो तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद जो राजकीय परिस्थिति आ गई थी, उसमें हमारे देश में तत्कालीन पंतप्रधान पीवी नरसिंह राव जी, इनके पास ये जागतिक बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। तो वहां से जो हमारे भारत वर्ष की जो अपनी एक सिस्टम थी अर्थव्यवस्था के बारे में, वो सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गई। उसी समय गैट करार आ गया, जनरल टैक्स एंड टैरिफ एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैक्स एंड टैरिफ। उसी तरह से डंकेल प्रस्ताव एक्सेप्ट किया गया और वहां से परकीय चलन, परकीय जो परदेशी जो गुंतवणूक करने वाले लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो आ ही गए, बट जो हमारा सेंसिटिव पॉइंट है वो रक्षा और ऐसे कुछ सेक्टर्स, उसमें भी परकीय गुंतवणूक के बारे में हमको सुनाई पड़ता है। कि मैं अभी तो हमारा सुमुहूर्त, सौभाग्य, ऑस्पिशियस टाइमिंग, मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजी, ये इस पद्धति का पहला क्लास है। तो आप सोचते होंगे कि मैं ये आपको क्या बता रहा हूं। जब हमारा किसान यहाँ खेती कर कर, हमारे जो उद्योजक थे यहाँ उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन करके वो भारत के अन्य उद्योगों को सहायता करते थे और भारत का जो उत्पादन था वो कुछ हद तक अन्य देशों में निर्यात भी करते थे। लेकिन 1990 से सारा का सारा बंद हो गया। उसके बाद धार्मिक वातावरण पूरी तरह से खराब हो गया। बॉम्बे बॉम्बे मुंबई में 93 का बॉम्ब स्फोट, उसके बाद ऐसे ही कुछ माहौल पैदा हो गया कि जिसके कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति जो है वो वैसे ही कर्ज पे कर्ज लेकर हम हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है वह आगे चलते चलाते चले गए। 2014 में आदरणीय पंतप्रधान
श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ली और उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए उसमें से बहुत सारे निर्णय बहुत सारे निर्णय इतने अच्छे हो गए, लेकिन उसका नतीजा हमारी अर्थव्यवस्था सबल होने के बजाय हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। हमें पॉलिटिकल विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारा भारत देश आने वाले 20 साल में सत्ता का जगत के सत्ता केंद्र बनेगा। आज की तो जो परिस्थिति है उसमें अगर आपने ये जो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो पार्लियामेंट सेशन होता है, समर सेशन, बजट सेशन, पावसाळी अधिवेशन, विंटर सेशन, ये एटलीस्ट 3 अधिवेशन जिसे हम पार्लियामेंट सेशन कहते हैं वो हर साल होते हैं। उसमें विरोधी पक्ष के द्वारा जो प्रगति विकास के मुद्दों के लिए सत्ताधारी पक्ष को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्टिंग लोक पार्लियामेंट यानी कि संसद में से राज्यसभा और लोकसभा का पूरा प्रोसीडिंग जिसे कार्यवाही कहते हैं वो सारे जगत के लोगों को ये उपलब्ध होता है। तो विरोधी पक्ष के द्वारा जो विकास का विकास के बारे में जो सत्ताधारी पक्ष जो कहते हैं उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में जो आक्षेप लिए जाते हैं वो सुनकर और रूट लेवल की जो स्थिति है इसका अगर हमने जायजा लिया तो ऐसी स्थिति में आने वाले 20 साल में भारत जगत का सत्ता केंद्र कैसे बनेगा, यह प्रश्न प्रत्येक जागरूक भारतीय नागरिक के मन में आता ही है। अब हमारा जो इमेज है, भारत का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है, लेकिन भारत के लोगों के लिए जो रोटी कपड़ा और मकान और उसी तरह से भारत के युवा को नौकरी व्यवसाय रोजगार की बुनियादी जरूरत को पूरी करने के लिए अभी तक कोई ठोस निर्णय लेकर उसकी अमल बजावनी हो गई है ऐसा
दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की जो छवि है उसको लेकर हम कहेंगे कि आने वाले 20 साल में भारत जगत का सत्ता केंद्र बनेगा, तो वैसे तो 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक और 2024 से 2029 तक जो 15 साल का जो टेन्योर है उसमें से 11 साल तो अभी निकल चुके हैं। तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके लिए जो व्हाइट बुक, श्वेत पत्रिका, ब्लूप्रिंट हमारे सामने है या नहीं, अगर इसका विचार करें तो इसका उत्तर 50% पॉजिटिव है, 50% निगेटिव है। एक बात कहते हैं, राज्य में, देश में जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनको, वैसे उसी तरह से उनको सत्ताधारी राजा मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो राजकीय स्थिति है उस राजकीय स्थिति में अर्थव्यवस्था को सबल करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो कुछ योजना डिक्लेयर किया जाते हैं उनका सही इम्प्लीमेंटेशन, अमल बजावनी जल्दी से जल्दी करते हुए युवाओं को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है तो पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद हमारा जो जीडीपी है वो जीडीपी अच्छा होकर हम आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाकर दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। अब यहां एक बात आपके समझ में आ चुकी होगी, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, जो प्रगति है वो एट पार नहीं है कि जिसके कारण हम कह सके कि 100% वी विल बी द किंग मेकर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा ही हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जो भी पद्धति है उसमें दावे तो इतने बड़े किए जाते हैं, लेकिन असल में जब घटना की घटना का विश्लेषण और काल निर्णय करने की बारी आती है तो उस समय ज्यादातर नियम पूरी तरह से असफल पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो आज का पहला एपिसोड है इसमें हमको प्रचलित पद्धति में जो कुछ नियम बताए गए हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं उसका विचार हम पहले करेंगे।
क्योंकि नए विद्यार्थी जब किसी ज्योतिष के क्लास में जाते हैं तो उनको जो ज्योतिष पढ़ाया जाता है वो बेसलेस होता है, क्योंकि पहले ज्योतिष की कमियां क्या है वो विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, और उसके बाद वो कमियां कैसे दूर किए जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ाकर उसका कोई सॉल्यूशन लेकर आगे चलने का मार्गदर्शन अगर विद्यार्थियों को किया जाए तो डेफिनेटली ये ज्योतिष शास्त्र, जो ज्योति का मतलब लाइट, ईश का मतलब देवता, देवताओं के द्वारा मार्गदर्शन के माध्यम से इस मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी असुविधा या तकलीफें हैं वह दूर करने का जो शास्त्र बताया जाता है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो आज के पहले क्लास का जो हमारा पहला जो सेशन है उसको मैंने ये बताया था कि ज्योतिष शास्त्र की कमियां, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द सिस्टम, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। प्रचलित पद्धति में जो कुछ पॉजिटिव बातें हैं और निगेटिव यानी कि पूरी तरह से अशास्त्रीय कुछ बातें हैं उसका विचार हम इसमें करने वाले हैं। उसमें से पहला जो हम विचार करते हैं तो पहला, सबसे पहला हमारा जो नियम बताया जाता है पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में आपको ऐसे ग्रह स्थिति के अनुसार आपका जन्म किया जाता है कि आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का दर्शन जन्म समय के ग्रहों के स्थिति के अनुसार पता चल सके। ड्यू टू पास्ट डेट्स इन previous births, Jataka is supposed to take birth at a specific time at which the planetary setup, that is planetary geometry
clearly says the indications of the things which are supposed to take in this whole life of the जातक। अब यहां देखिए, पहले जो बताया गया पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में आपको ऐसे ग्रह स्थिति के अनुसार आपका जन्म किया जाता है कि आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का दर्शन जन्म समय के जन्म समय के ग्रहों के स्थिति के अनुसार पता चल सके। ड्यू टू पास्ट deeds in previous births, Jataka is supposed to take birth at a specific time at which the planetary setup, that is planetary geometry, clearly says that the indications of the things which are supposed to take place in this whole life of the जातक। ये पहला जो प्रिंसिपल जो है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि जातक का जन्म पिछले कर्मों के अनुसार हुआ है और पिछले जन्म कर्मों के अनुसार उस जातक का जन्म इस समय इस बर्थ में एक स्पेसिफिक समय पे हो गया कि उस समय के सारे ग्रह पिछले जन्मों के पिछले जन्मों का फल और उसके अनुसार इस जन्म का फल पूरी तरह से देंगे। तो ये जो आपके सामने मैंने बताया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नो natal planet, that is the planetary setup, planetary geometry, will not give the results of any kind to the Jataka in his whole life after the birth. जन्म समय के ग्रह स्थिति के अनुसार जो भी ग्रह जातक के जन्म समय में कुंडली में स्थित होते हैं, वह ग्रह किसी भी प्रकार का फल जातक को उसके जीवन में जातक के जन्म के बाद नहीं दे सकते हैं। पहला जो रूल है, अगर वो रूल ही फेल हो गया तो सारे लोग, अभी के सारे ज्योतिष अभ्यासक, आपके कुंडली में सप्तम स्थान का अधिपति षष्ठ स्थान में चला गया है, इसके लिए आपको शादी में रुकावट, शादी के वैवाहिक सौख्य में रुकावट, वैवाहिक सौख्य अच्छा नहीं रहेगा वगैरह वगैरह जो बातें बताई जाती है, वो पूरी तरह से फ्रॉड है। उसका एटीएम रूल, एटीएम एस्ट्रोलॉजी रीवैलिडेटेड रूल, ये पहला जो रूल हमको बताया गया, पढ़ाया गया कि आपके पिछले जन्मों में आपने कुछ गलत किया है, इसलिए आपका जन्म इस जन्म में
ऐसे ग्रह स्थिति के साथ हुआ है कि आज आज जन्म समय की जो ग्रह स्थिति है, वो ग्रह स्थिति आपको आने वाले समय में जो आपके जीवन में जो अशुभ घटना घटित होती है वो पूरी तरह से दर्शाई जाती है। दिस इज द टोटली रॉन्ग। ऐसा कभी भी होता नहीं है। पहला रूल जो है, नो नेटल planet, that is the planetary setup geometry, will not give the result of any kind to the Jataka in his whole life after the birth. No natal planet, the planet setup geometry at the time of the birth will not give the results of any kind to the Jataka in his or her whole life after the birth. ये ऐसा क्यों नहीं होता? ये ऐसा क्यों नहीं होता? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो पहला रूल बताया उसका हमने खंडन किया। ये रूल पूरी तरह से अशास्त्रीय है और इसके कारण आज सारे जगत के वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हो या इंडियन एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स हो, जन्म समय के ग्रह स्थिति के अनुसार ही वो भविष्य कथन करते हैं। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये जो भविष्य कथन करते हैं वो गलत साबित होता है। जो विश्लेषण किया जाता है वो गलत साबित होता है। ये तो आपके मन में पहला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक कुंडली का एक विचार आपके सामने रखता हूं। अब यहां देखिए, ये जो आपके सामने 12 जनवरी 2025 रात के 10:28 और 10.460 सेकंड्स ये हो गए हैं। तो ये कैटेगरी डालते हैं एटीएम एस्ट्रोलॉजी क्लास ट्यूटोरियल्स। एटीएम एस्ट्रोलॉजी, ओके। अब फर्स्ट एपिसोड एपिसोड मिसकंसेप्शंस इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, मिसकंसेप्शन रिमूवल इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ओके। तो मैंने आपको एक बात बताई थी। ये जो हमारे मित्र श्री एस के अनिल सर, जिन्होंने ये नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ये जो है वो 2017 में इन्होंने बनाया था।
सॉफ्टवेयर, इसका जो निर्माण कंसेप्ट जो है, ये पंडित S K अनिल, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, फाउंडर ऑफ नक्षत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। ओके, ये अब ये हमारे ट्रू एस्ट्रोलॉजी के जो डेवलपर जो है वो मुकेश गुप्ता जी, इन्होंने ही ये सॉफ्टवेयर इस यूज किया है, यानी कि बनाया है। इस तरह से आज से मैं, जब मैं कोल्हापुर में रहूंगा तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम विचार करेंगे। अब देखिए, आपके सामने ये यहाँ ये टेबल आ जाता है। ये टेबल है पहला 1 to 249 सबलॉर्ड। एक सबलॉर्ड में 9 सब सबलॉर्ड होते हैं, तो 249 हमारे नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्रों में अगर हमने 9, प्रत्येक नक्षत्र में 9 सबलॉर्ड्स है, ऐसा हमने मान लिया, तो हमारे 243 सबलॉर्ड्स होते हैं। 243 सबलॉर्ड्स में 9 सब सबलॉर्ड है, ऐसा मान लिया, तो 2187 सब सबलॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड विदशा लॉर्ड होते हैं। 2187 सब सबलॉर्ड विदशा लॉर्ड अंतरा लॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड में फिर 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा होती है, तो ये बनता है 19,683 सूक्ष्म लॉर्ड्स। और अंतिमता 19,683 सूक्ष्म लॉर्ड में फिर 9 प्राण दशा लॉर्ड्स बनते हैं, तो ये आते हैं 1,77,147। अब यहां आपके सामने 1 to 249 आता है, यहाँ 2193 आता है, यहाँ 19,689 आता है, और यहाँ 1,77,153 आता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, सब लॉर्ड होते हैं 243, सब लॉर्ड बनते हैं 2187, सूक्ष्म लॉर्ड बनते हैं 19,683, और प्राणा लॉर्ड बनते हैं 1,77,147। यानी कि मैंने इसमें से 6 घटा दिया। अब ये क्यों 6 घटा दिया, अब यहां देखिए। ओके, ओके, यहां देखिए। ओके, अब देखिए, एरीज राशि में एरीज साइन में ये जो आता है, यहां आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एरीज साइन में राहु का जो सब मंगल की राशि
रवि का कृतिका नक्षत्र हो या सिंह राशि में मघा नक्षत्र हो या धनु राशि में पूर्वा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, ये जो 29 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड को से 30 डिग्री तक ये जो पीरियड होता है, ये होता है 46 मिनट 40 सेकंड। 46 मिनट 40 सेकंड। और रवि की दशा में राहु की अंतरदशा चालू होती है, उसमें से राहु की अंतरदशा 2 डिग्री की होती है, ध्यान में लीजिए। 1 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड और 46 मिनट 40 सेकंड। लेकिन ये 2 डिग्रीज का राहु की अंतरदशा जो होती है, तो उसमें आपको 46 मिनट 40 सेकंड का जो पीरियड है वो उसका मेष राशि में चला जाता है, और 1 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड का जो पीरियड है वो वृषभ राशि में या कन्या राशि में, या वृषभ राशि में और कन्या राशि में और धनु राशि में चला जाता है। तो ये बन गया मेष राशि के एक एडिशन हो गया, कन्या राशि का एक एडिशन हो गया और धनु राशि का एक एडिशन हो गया, यानी कि 243 प्लस ये 3 बन गए, यानी कि 246 हो गए। अब उसी तरह से कर्क राशि में ये देखिए, गुरु का नक्षत्र होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। मिथुन राशि में, और यहां गुरु के नक्षत्र यानी कि गुरु की दशा में जब रवि की अंतरदशा समाप्त होती है तो चंद्र की अंतरदशा चालू होती है। अब चंद्र की अंतरदशा, अब यहां देखिए, चंद्र की अंतरदशा होती है 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। लेकिन यहां कन्या राशि में 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड के करेक्ट आधा 33 मिनट 20 सेकंड का जो पीरियड होता है वो जमीनी राशि में चला जाता है, और बाकी जो है वो कर्क राशि में चला जाता है। यानी कि मून गुरु की दशा में चंद्र की अंतरदशा, तो अंतरदशा लॉर्ड मून कर्क राशि में एक मिल गया, वृश्चिक राशि में एक मिल गया और मीन राशि में एक मिल गया। मेष राशि में और सॉरी वृषभ राशि में राहु मिल गया था, कन्या राशि में राहु मिल गया था और मकर राशि में भी राहु मिल गया था। उसी तरह से कर्क राशि में मून मिल गया, वृश्चिक राशि में मून मिल गया और मीन राशि में मून मिल गया। इस तरह से जो 27 नक्षत्र जो है, ये 27 नक्षत्र इंटू 9 इज इक्वल टू, मैं इधर नहीं 2 सेकंड, ये मैं थोड़ा सा ये बंद करता हूं, ये चालू करते हैं। ओके, अब 27 constellations, that is from Ashwini to Revati. अश्विनी से रेवती तक 27 नक्षत्र दशा होती है। प्रत्येक नक्षत्र में 9 अंतरदशा भुक्ति सबलॉर्ड होते हैं। प्रत्येक
सब लॉर्ड में 9 विदशा, अंतरा, प्रत्यंतर दशा होती है। प्रत्येक सब सब लॉर्ड में 9 सूक्ष्म सब 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 लॉर्ड होते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म ऑब्लिक सब 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 लॉर्ड सब सब में 9 प्राण दशा लॉर्ड होते हैं। इस तरह से 27 नक्षत्र में 243 अंतरदशा भुक्ति सब लॉर्ड। ओके, इसके आगे चलिए, इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से इसी तरह से 27 243 सब लॉर्ड्स में 2187 अंतरा, विदशा, प्रत्यंतर दशा होती है। इसी तरह 2187 सब लॉर्ड, अंतरा, प्रत्यंतर दशा में 19,683 सूक्ष्म दशा ऑब्लिक सब लॉर्ड होते हैं। और अंतिमतः 19,683 सूक्ष्म दशा में 1,77,147 प्राण दशा लॉर्ड होते हैं। प्राण दशा लॉर्ड होते हैं। अब मैं आपके सामने ये जो बताया, ओके, ये देखिए, हम पहले मून 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 के जो मून जब कुंडली बनाई गई तो वो 13 डिग्री 8 मिनट 2 सेकंड में मिथुन राशि में था। जेमिनी 13 डिग्री 8 मिनट 8 मिनट और 2 सेकंड। साइन लॉर्ड मर्क्यूरी, कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड कौन होगा? कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड होगा आर्द्रा। एरिया लॉर्ड राहु। दशा राहु फॉर 18 इयर्स। राहु दशा कंटेंट्स 9 सबलॉर्ड्स भुक्ति भुक्ति। अब ये जो यहां दिया है राहु दशा मर्क्यूरी भुक्ति,
राहु दशा मर्क्यूरी भुक्ति इज इक्वल टू राहु दशा राहु भुक्ति जुपिटर भुक्ति सैटर्न भुक्ति हैज बीन लैप्स्ड। सैटर्न भुक्ति क्या हो गया? लैप्स हो गया। नाउ रनिंग भुक्ति इज मर्क्यूरी। ओके, अब मर्क्यूरी दशा, मर्क्यूरी दशा में देखिए आगे क्या कहते हैं। मर्क्यूरी दशा में वीनस अंतरा, मर्क्यूरी भुक्ति में वीनस अंतरा। वीनस अंतरा का मतलब क्या होता है? वीनस अंतरा का मतलब होता है मर्क्यूरी भुक्ति केतु भुक्ति एंड्स एंड नाउ रनिंग अंतरा इज वीनस अंतरा। मर्क्यूरी भुक्ति में वीनस अंतरा चालू है, इसका मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी अंतरा और केतु अंतरा समाप्त हो चुके हैं, एंड्स ये हैज बीन लैप्स्ड। अब नाउ क्या, व्हाट इज रनिंग? नाउ रनिंग अंतरा इज वीनस। अब यहां वीनस अंतरा, वीनस अंतरा में क्या देखिए? वीनस अंतरा में जुपिटर सूक्ष्म, जुपिटर सूक्ष्म क्या करेंगे? वीनस सूक्ष्म, सन सूक्ष्म, मून सूक्ष्म, मार्स सूक्ष्म, राहु सूक्ष्म have been lapsed. Now Jupiter सूक्ष्म is running. ओके, अब देखिए जुपिटर सूक्ष्म, जुपिटर सूक्ष्म में, जुपिटर सूक्ष्म में राहु प्राणा, जुपिटर सूक्ष्म में राहु प्राणा, राहु प्राणा, इसका अर्थ क्या हो गया? जुपिटर प्राणा, सैटर्न प्राणा, मर्क्यूरी प्राणा, केतु प्राणा, वीनस प्राणा, सन प्राणा, मून प्राणा, मार्स प्राणा, मार्स प्राणा and Rahu prana have been lapsed. Now Rahu prana is running. Rahu prana is running. अब जरा सा विचार करिए, अगर मेरे जो पहला जो रूल हमको जो बताया गया कि जन्म समय के अनुसार, जन्म समय के अनुसार, जन्म समय में जो ग्रह है, ये अभी अगर हमने 12/1/2025 की रात को 10:28 की जो कुंडली डाल दी है, तो उस समय कन्या लग्न, मिथु अपने यानी कि सिंह लग्न है, केतु कन्या राशि में बैठा हुआ है, सन मर्क्यूरी धनु राशि में बैठा हुआ है, प्लूटो मकर राशि में है, वीनस एंड सैटर्न कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में है, नेपच्यून भी मीन राशि में है, हर्षल मेष राशि में, गुरु वृषभ राशि में है,
चंद्र मिथुन राशि में है और मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा घटक है कि शनि और वीनस, सप्तमेश जो है वो सप्तमेश वो षष्ठेश भी है। सप्तमेश और षष्ठेश सप्तम भाव में चल गया, और तृतीयेश और धनेश, तृतीयेश और दशमेश शनि, शुक्र, वो भी सब षष्ठेश और सप्तमेश के साथ यहां बैठा हुआ है। तो इसमें विवाह, वैवाहिक सौख्य, कौटुंबिक सौख्य, संतति सौख्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवसायिक प्रगति, इसके बारे में जो बताया जाता है, मैंने जैसा बताया कि षष्ठेश सप्तम में आ गया, षष्ठेश सप्तम में आ गया, और यहां देखिए शनि 21 डिग्री 22 मिनट के ऊपर है, 21 डिग्री 22 मिनट 48 सेकंड के ऊपर है, यानी कि वो गुरु के उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अभी वो गोचर कर रहा है, अभी वो गोचर कर रहा है। तो शनि अपने राशि में बैठा तो है, शनि अपने राशि में बैठा तो है, लेकिन वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो हमको ये जो, मैं 2 सेकंड ये बंद करता हूं, ये देखिए आपके सामने, 2 सेकंड, ओके। ये देखिए, शनि सप्तम भाव में जो बैठा हुआ है, वो शनि सप्तम भाव का अधिपति है। सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, छठे भाव में भी शनि, शनि की राशि है, सैटर्न इज द ओनर ऑफ 6 और 7। तो यहां शनि आपको स्वयं का फल दिखाई देता है क्या? एक तो पहली बात ये देखिए कि शनि जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उसके स्टार में, शनि के स्टार में मंगल बैठा हुआ है, शनि के स्टार में यहां मंगल बैठा हुआ है, शनि के स्टार में मंगल बैठा हुआ है, और राहु भी बैठा हुआ है। शनि के स्टार में मंगल बैठा हुआ है और राहु भी बैठा हुआ है, और नेपच्यून भी बैठा हुआ है, नेपच्यून की तरह नेपच्यून भी बैठा हुआ है। तो मुझे बताइए कि पहली बात, शनि अपने राशि में होने के बावजूद, अपने राशि में वो अभी है, इसके बावजूद वो सप्तम स्थान का फल शनि नहीं देगा। तो सप्तम स्थान का फल कौन देगा? मंगल राहु नेपच्यून देंगे, मंगल राहु नेपच्यून देंगे। तो ये रूल आपके समझ में आ गया कि कोई भी प्लैनेट अपने जिस स्थान पे बैठा हुआ है, अगर वो उसकी उच्च राशि हो, स्वराशि हो, या शत्रु की राशि हो, कोई भी हो, वो अपना फल स्वयं नहीं दे सकता, अपना फल स्वयं नहीं दे सकता। अब यहां देखिए, सूर्य अपने स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सूर्य अभी धनु राशि में कृतिका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब एक्चुअली किधर है वो? रवि जो है वो धनु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसलिए रवि और धनु राशि का अधिपति, रवि और धनु राशि का अधिपति गुरु, इसका क्या संबंध है? इसका क्या संबंध है, इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब यहां देखिए, शनि, शनि किधर है? शनि, शनि रवि और शनि का ये यहां शत्रु है। शनि और चंद्र न्यूट्रल है। मंगल और शनि न्यूट्रल है। मर्क्यूरी और शनि यहां न्यूट्रल है। और जुपिटर और मर्क्यूरी यहां न्यूट्रल है। मर्क्यूरी ओके। अब यहां देखिए, थोड़ा सा विचार करिए। जो सारे कंसेप्शन हम निकल कर, यानी कि रिमूव करते हुए आगे चलते हैं, एवरी कंसेप्शन विल बी टोटली रिमूव्ड। अब यहां देखिए, जो शनि अपने ही राशि में बैठा हुआ है। शनि अपने ही राशि में बैठा हुआ है। शनि अपने ही राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहां हमने ये देखा कि यहां हमने ये देखा कि ओके, शनि अपने ही राशि में बैठा हुआ है, लेकिन शनि अपना फल न देते हुए, शनि अपना फल न देते हुए सप्तम भाव का और छठे भाव का फल मंगल और राहु देने वाले हैं। मंगल और राहु देने वाले हैं। मंगल और राहु देने वाले हैं। तो इसी शनि अपने ही राशि में बैठा हुआ है, तो वो फल अपना नहीं देता है। और जो मैंने अभी आपके सामने जो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, रवि और गुरु, रवि धनु राशि में बैठा हुआ है, वो अपने मित्र राशि, मित्र गुरु के राशि में बैठा हुआ है, लेकिन रवि अपने ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि रवि धनु राशि में अच्छा फल देगा, वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है इसलिए अच्छा फल देगा, या रवि जो हमारे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रवि का गोचर चालू है इसलिए वो अपना फल देगा? जब रवि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, कर चुका, उसके बाद जब तक वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा 30 डिग्री तक,
तब तक वो अपना फल देगा, तब तक वो अपना फल देगा। यहां किसी भी प्लैनेट का साइन लॉर्ड, उसका फ्रेंड हो या शत्रु हो या न्यूट्रल हो, इसी के साथ कोई भी संबंध, फल पॉजिटिव निगेटिव होने का कोई भी संबंध नहीं होता है। इसी प्रिंसिपल्स को हम कल सुबह क्लियर करेंगे, और आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद फ्रेंड्स, सभी को आशीर्वाद। सभी को विनंती है कि ये जो आज का जो वीडियो जो कल मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, वो अपने ग्रुप में शेयर करिए। और जो रूल मैंने अभी आपको बताया कि नो नेटल प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट, अगर वो नेटल प्लैनेट रिजल्ट देते हैं, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कहता है, किसी भी किताब के लेखक हो, कोई भी ज्योतिष अभ्यासक हो, कोई भी ज्योतिष शिक्षक हो, उनको इसके बारे में कुछ भी सवाल जवाब करना है, तो उन सभी का इस चर्चा के लिए सादर स्वागत है। आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी देखिए यहां, आज तारीख है 12 तारीख है। चतुर्दशी कल सुबह 5:03 तक है, और पूर्णिमा चालू हो जाती है। अब आर्द्रा नक्षत्र है, दोपहर को 10:28 तक ये आर्द्रा नक्षत्र है। इसके लिए राहु का नक्षत्र है, राहु की दशा है। इसी का प्रिंसिपल, इसी का आगे का जो पार्ट है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। सभी को आशीर्वाद। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। ओके।